हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया है क्लास 12 जिसका पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लानिंग प्लांट। इसका एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, हम लोग दूसरा लेक्चर करेंगे। पहले लेक्चर में देखा था कि फ्लावर क्या एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है, एंजियोस्पर्म का सबसे खूबसूरत सा ऑर्गन है। इसके बाद हमने देखा था कौन कौन से प्री फर्टिलाइजेशन के स्ट्रक्चर इवेंट्स होते हैं, जिसमें से हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, पहले तो गैमेटोजेनेसिस होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से पॉलन ग्रेन बनेंगे और मेगास्पोरोजेनेसिस से क्या बनेंगे, एम्ब्रियोसाइट बनेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में किस तरीके से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, मींस ट्रांसफर ऑफ द गैमेट्स, पॉलिनेशन देखेंगे। और इसके बाद हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन करेंगे और लास्ट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके का एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है मोनोकॉट डाइकॉट में। फिर हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी, किस तरीके से राइपन ओवरी चेंज हो चुका है फ्रूट में और ओविल चेंज हो चुका है सीड में। ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीज़ देखेंगे और फिर हम लोग अपना ये चैप्टर समरी के साथ खत्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक छूटा हुआ था यहाँ से देखेंगे कि पॉलन ग्रेन के बारे में। जो पॉलन ग्रेन होता है ना, ये क्या करता है, उसके कई स्पीसीज जो होते हैं एलर्जी कॉज कर देते हैं। मीन्स अगर आप कहीं खेती वाले एरिया में जाइए जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, मस्टर्ड की खेती में जाइए या फिर किसी भी एरिया में जाइए जहाँ पे आपको लगता है कि प्लांट्स यहाँ पे ज़्यादा फ्लावरिंग यहाँ ज़्यादा हो रही है प्लांट्स की, तो आप क्या करेंगे कि इनहेल करेंगे जो एयर, उसमें क्या होते हैं पॉलन ग्रेन होते हैं और ये क्या करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं कुछ इंसानों में। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, देखिए पढ़ते हैं। Pollen grain of many species causes the severe allergy and bronchial affliction in some people, often leading to a chronic respiratory disorder that is the asthma and bronchitis etc. जो pollen grain होती हैं बहुत सारे स्पीसीज की क्या करते हैं, एलर्जी कॉज करती हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकाइल एल्फिलेशन होता है, मतलब कि इन्फ्लामेशन होगा, उसमें स्वेलिंग होगा, रेडनेस आएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये कुछ इंसानों में ऐसा देखने को मिला है कि एलर्जी हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, हमारे पॉलन ग्रेन की वजह से हो रहा है। और कौन सा यहाँ पे बीमारी कॉज हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, जो ब्रोंकियोल होंगे, ब्रोंकाई होंगे, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगा और सांस लेने में तकलीफ होगी। ठीक है, इट मे बी मैंशन दैट द पार्थेनियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास, दैट कम इन इंडिया एज द कंटामिनेंट विद द इम्पोर्टेड वीट एंड हैज बिकम द यूबिक्वस इन द अकरेंस एंड कॉजेज द पॉलन एनर्जी। ऐसा माना जाता है या देखा गया है कि जो पार्थेनियम या कैरेट ग्रास जिसे बोलते हैं, ये कहाँ आया है, इंडिया में आया। किसके थ्रू आया है, किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया में जब आ रहा था वीट, गेहूँ आ रहा था, उसी में ये पार्थेनियम ग्रास आ चुके और अब इंडिया में आके ये क्या कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं, अनवांटेड है, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉलन एनर्जी भी होती है। पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये, इनमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट भरा होता है। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन द रिसेंट ईयर टू यूज़ द पॉलन टैबलेट एज अ फूड सप्लीमेंट। आज के टाइम पे लोग पॉलन ग्रेन का इस्तेमाल एज ए सप्लीमेंट कर रहे हैं, मीन्स कि इसके टैबलेट बनते हैं। जो कंपनियां हैं क्या कर रही है, पॉलन ग्रेन का टैबलेट बना रही है, क्योंकि इनमें क्या है, न्यूट्रिएंट भरे हुए हैं, जिसकी वजह से ये फूड सप्लीमेंट में इस्तेमाल किया जा रहा है। इन वेस्टर्न कंट्री अ लार्ज नंबर ऑफ द पॉलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ द टैबलेट एंड सिरप आर अवेलेबल इन मार्केट। ठीक है, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं तो जो पॉलन ग्रेन के प्रोडक्ट है किस फॉर्म में मिलते हैं, टैबलेट के फॉर्म में मिलते हैं और सिरप के फॉर्म में मिलते हैं मार्केट में। Pollen consumption has become claimed to increase the performance of the athlete and the race horses। बोला जा रहा है कि अगर पॉलन ग्रेन का कंजप्शन किया जाए, कौन कर रहे हैं, एथलीट कर रहे हैं या फिर जो घोड़े रेस में जाते हैं वो कर रहे हैं, तो उनका क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब कि एनर्जी बढ़ जा रहा है। ठीक है, ये देखिए कई सारे प्रोडक्ट दिए गए इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, सीरम, ठीक, सिरप के फॉर्म में। आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं वाइबिलिटी। कोई चीज़ वाइबल कब है, ठीक है, काम तब कब तक करेगा। ऐसा नहीं है कि पॉलन ग्रेन निकल चुका है, अगर वो अपने फीमेल पिस्टल के पास नहीं पहुंच रहा है तो क्या वो हमेशा पॉलिनेशन के लायक है, नहीं। वो कब तक जीवित है, मीन्स कब तक वो फर्टिलाइजेशन में काम कर सकता है। ठीक, यहाँ पे वही देखेंगे। व्हेन वंस दे आर शेडेड, किसके बारे में बात हो रही है, पॉलन ग्रेन के बारे में बात हो रही है। व्हेन वंस दे शेडेड द पॉलन ग्रेन हैव to land on the stigma before they lose their viability if they have to bring about fertilization। अगर एंथर टूटा, पॉलन ग्रेन निकले, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन्हें कहाँ जाना है, फीमेल के पास जाना है, स्टिग्मा पे जल्दी से पॉलिनेशन कर देना है। क्योंकि उन्हें क्या कराना, अगर फर्टिलाइजेशन कराना तो उनकी वाइबिलिटी लूज होने से पहले अगर वो पॉलिनेशन कर पा रहे हैं, वो फर्टिलाइजेशन कर पा रहे हैं, तभी वो अच्छे, नहीं तो बेकार हो गए। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन रिटेन वाइबिलिटी। आप क्या सोचते हैं कि कितने समय तक पॉलन ग्रेन के अंदर वाइबिलिटी की कैपेसिटी, मीन्स फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी है आफ्टर द डेसेंस ऑफ द एंथर। एंथर के टूटने के बाद जब पॉलन ग्रेन निकल चुका है बाहर इन्वायरमेंट में, तो उसके पास कब तक वो टाइम पीरियड है कि वो किसी पिस्टल पे जाए, वहाँ पे क्या करा सके, पॉलिनेशन के बाद वहाँ फर्टिलाइजेशन करा सके। ठीक है,
वाइबिलिटी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। द पीरियड फॉर विच द पोलन ग्रेन रिमेन वाइबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। बोला जा रहा है कि जो पीरियड है पोलन ग्रेन का कहाँ से निकल रहा है, ये एंथर के ढहसन से निकला हुआ जो हमारा पोलन ग्रेन है उनका जो वाइबिलिटी है ना वेरिएबल है, ठीक है, वो वेरी करता है। ऐसा नहीं कि 10 मिनट का है, आधे घंटे, सबका अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग पोलन ग्रेन का वाइबिलिटी देखने को मिलता है। ये डिपेंड किस पे करते हैं, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करते हैं, ठीक, दो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। इन सम सीरियल्स सच एज राइस, wheat, pollen grain lose viability within 30 minutes of their release, and in some member of Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae they maintain the viability for the month। अगर बात करते सीरियल में, जो अनाज वाले हमारे खेती होती है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, तो उनमें जो पोलन ग्रेन निकलते हैं ना, अगर वो 30 मिनट के अंदर ही फर्टिलाइजेशन करा दिया, मीन्स पॉलिनेशन वगैरह होने के बाद फर्टिलाइजेशन अगर 30 मिनट के अंदर करा दे तभी वो अच्छे कहलाएंगे। नहीं तो अगर ये 30 मिनट के बाद गए तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनकी जो वाइबिलिटी है इनके पोलन ग्रेन की सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट तक ही है। किसमें बात कर रहे हैं, सीरियल्स, यहाँ पे जो हमारे अनाज वाले पौधे हैं उनकी बात कर रहे हैं, वीट हो गया, राइस हो गया। लेकिन अगर हम कुछ और डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे रोजेसी, रोज़ जो है उसकी फैमिली की बात कर रहे हैं, रोज़ फैमिली हो गया, पाम हो गया, इनके बारे में बात कर रहे हैं, या लेगुमिनेसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो दाल वाली फसलें होती हैं, और सोलेनेसी तो हम जानते हैं आलू, बैगन, टमाटर, इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इनमें जो होता है वाइबिलिटी जो होती है पोलन ग्रेन की कई महीनों तक होती है, ठीक है। You have heard of storing the semen sperm of many animal including the human for artificial insemination। आपने देखा होगा कि जो एनिमल है, एनिमल जो ब्रीडिंग होती है, ठीक है, आपने देखा होगा आर्टिफिशियल क्या हो रहा है, इंसेमिनेशन कराया जा रहा है थ्रू डॉक्टर्स, ठीक। कैसे कराया जा रहा है, क्या स्पर्म की वाइबिलिटी नहीं हो रही है, जो सीमेन है उसकी वाइबिलिटी नहीं है वाइबिलिटी, बट उनको क्या किया जा रहा है, क्रायो प्रिजर्वेशन कराया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी वाइबिलिटी लूज नहीं हो रही है, उन्हें स्टोर कर दिया जा रहा है, और जब ज़रूरत पड़ी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने की तो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे बोला गया है इट इज़ पॉसिबल, कि तभी पॉसिबल है टू स्टोर द पोलन ग्रेन इन लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर द ईयर इन अ लिक्विड नाइट्रोजन, टेम्परेचर इज -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका पोलन ग्रेन है इसकी वाइबिलिटी लूज ना हो, उनको स्टोर करके कई सालों तक रखें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके आप रख सकते हैं, तब जाके ये जो पोलन ग्रेन है इनकी वाइबिलिटी कई सालों तक रहेगा, ठीक है। सच स्टोर पोलन ग्रेन आर यूज्ड एज पोलन बैंक, जैसे हम लोग ब्लड को रखते हैं, स्टोर कराते हैं, या फिर हम डोनेट करते हैं, तो उनको कहाँ रखा जाता है, ब्लड बैंक में, जिनको ज़रूरत होती है ब्लड बैंक से जाता है, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारा पोलन है, ठीक है, उसको भी स्टोर कराते हैं पोलन बैंक में। जैसे हम मैं पैसा कमा के रखूँ, पैसे को स्टोर करके बैंक में रखूँगी, मेरी सेविंग है, लेकिन जो पोलन ग्रेन है उनकी वाइबिलिटी लूज ना हो, कई सालों तक उनका इस्तेमाल किया जा सके फर्टिलाइजेशन वगैरह कराने के लिए, तो उनको पोलन बैंक में स्टोर करके रखा जाता है। कौन सा मेथड है ये, क्रायो प्रिजर्वेशन। मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। टेम्परेचर कितना है, -196 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर सबके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। सिमिलर द सीड बैंक, इसी तरीके से सीड बैंक होता है इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, ठीक है। पोलन ग्रेन को आप स्टोर करके रख सकते हैं कहाँ पे, पोलन बैंक में, सीड को स्टोर करके रख सकते हैं सीड बैंक में, ठीक है। आगे पढ़ने जा रहे हैं हम लोग फीमेल का स्ट्रक्चर। अब हम करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, किस तरीके से हम यहाँ पे एम्ब्रियो से क्या मेगा स्पोर बनाएंगे, फीमेल यहाँ पे गैमेटोफाइट बनाएंगे। द पिस्टिल, पिस्टिल कौन है, कार्पल है भाई, इनके क्या स्ट्रक्चर है, 3 स्ट्रक्चर हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। हम कल ही पढ़ चुके थे इसके बारे में। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल है, ओके, और एम्ब्रियो सैक क्या है हमारा, फीमेल गैमेटोफाइट है, याद रखिएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। इनकी जो पोलैरिटी होगी कितनी होगी, n होगी, ठीक। ये कैसे होंगे, 2n होंगे, और पिस्टिल भी कैसा होगा, 2n होगा। तो हमारा जो एम्ब्रियो सैक है उनकी जो पोलैरिटी होगी वो कितना होगा, बोल सकते हैं n होगा। अब बात करते हैं फीमेल के स्ट्रक्चर के बारे में। द गाइनेसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो गाइनेसियम है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, फ्लावर में।
गैनीशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल मोनोकार्पेलरी, एक ऐसा फूल जिसके पास सिर्फ एक ही कार्पल हो तो क्या होगा, मोनोकार्पेलरी होगा। और मे हैव मोर देन वन पिस्टल, इसे बोलते हैं मल्टीकार्पेलरी। एक फूल के अंदर ढेर सारे आपको पिस्टल दिख रहे, कार्पल दिख रहे हो, क्या हो गया, मल्टीकार्पेलरी हो गया। व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टल मे बी फ्यूज टुगेदर सिनकार्पस, अगर आप ढेर सारे पिस्टल को देखेंगे प्रेजेंट है, ठीक है, और चिपके चिपके से हैं तो कैसे होंगे, सिनकार्पस होंगे। और मे बी फ्री, अगर फ्री होंगे, ढेर सारे प्रेजेंट है बट फ्री हैं, अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस बोलेंगे। सिनकार्पस का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे दिया है आगे, हम लोग देखेंगे पेपेवर, ठीक है, उसमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं एपोकार्पस की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल मैचेलिया बोला गया, चमेली, रोज होता है, लोटस, लोटस का भी फूल देखेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ये सब क्या होंगे, फ्री होते हैं, जो इनके जो पिस्टिल हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ईच पिस्टिल हैव 3 पार्ट, जो हमारा पिस्टिल है उसके पास क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब एक एक के बारे में लोग पढ़ते हैं। द स्टिग्मा सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पॉलन ग्रेन, जो स्टिग्मा है यहाँ पे क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे जहाज उड़ी लेकिन कहीं तो प्लेटफॉर्म होगा, एयरपोर्ट तो कहीं होगा जहाँ पे लैंड करेगी जहाज, तो जहाज जहाँ पे क्या है, पॉलन ग्रेन है, कहीं से फूल से निकला, कहीं पे भी निकला अपना, और उड़ता उड़ता किसी थ्रू, किसी पॉलिनेटर के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, लैंडिंग कहाँ करेगा, स्टिग्मा पे करेगा, कार्पेल के पार्ट पे करेगा, ठीक है। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, जो हमने देखा स्टाइल क्या एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए ये हमारा स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, एंड दिस इज ओवरी, जो स्टाइल क्या होगा, सिलेंडर पार्ट होगा, पतला सा होगा, जो स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ के भी रखेगा। द बेसल बल्ब पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड ओवरी, ठीक है, जो ये बेसल पार्ट है, जो बड़ा सा निकला हुआ पार्ट है एकदम बल्ब, ठीक है, इसे हम ओवरी कहते हैं। इनसाइड द ओवरी द ओवेरियन कैविटी, जिसे लॉक्यूल कहते हैं, ओवरी के अंदर जो खाली जगह है उसे हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन कैविटी और लॉक्यूल बोलते हैं। द प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, जो प्लासेंटा है वो कहाँ है, ओवरी के कैविटी में। चलिए एक बार मैं स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझाती हूँ किस तरीके से होता है। ये क्या है हमारा स्टिग्मा, स्टाइल, एंड बड़ा सा हमारा क्या हो गया, ओवरी हो गया, ठीक है, ओवरी है, और ओवरी के अंदर क्या है, जो खाली जगह है इसे हम क्या बोलते हैं, लॉक्यूल बोलते हैं, या फिर ओवेरियन कैविटी। इस ओवेरियन कैविटी पे मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे क्या है, ये प्लासेंटा है, सपोज करिए क्या है, दिस इज प्लासेंटा। प्लासेंटा का अरेंजमेंट आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, कि अगर किस तरीके से अरेंजमेंट है, मार्जिनल है क्या एक्साइल है, ठीक है, अरेंजमेंट आपने पढ़ा है 11th में। अब आप यहाँ पे ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, जो ओव्यूल होगा ना इससे जुड़ा होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा एक, इसे हम फ्यूनिकल बोलेंगे। आगे चल के ये देखिए इस तरीके से आउटर इंडिगमेंट इनर हो गया, ये हो गया एम्ब्रियो सैक की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये प्लासेंटा हो गया। प्लासेंटा से हमारा ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज ओव्यूल, पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल बोलेंगे। जो हमारा ओव्यूल है ना वो किससे जुड़ा हुआ है, इस प्लासेंटा से जुड़ा हुआ, किसकी मदद से, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलेंगे, ठीक है। और जिस रीजन में जुड़ा हुआ उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम वो रीजन है जहाँ पर ये जो ओव्यूल है, बड़ा वाला ओव्यूल किससे जुड़ा हुआ है, फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ है। बस यही स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। एनसीईआरटी में क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर अभी से उल्टा बना देंगे, इसको कर देंगे ऊपर, इसको कर देंगे इस तरह यहाँ पे, ठीक है, इसको कर देंगे यहाँ पे नीचे, इसको कर देंगे ऊपर। ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो एनाट्रोपस मीन्स जो अपोजिट टाइप का ओव्यूल होता है ना उसके बारे में एनसीईआरटी बात करती है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, जनरली यही होगा कि ये क्या हो गया, ओवरी, मैं बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाई हूँ, ओवेरियन कैविटी है जिसे लॉक्यूल बोलते हैं, उसमें क्या होगा, प्लासेंटा होगा। हमारा जो ओव्यूल है वो प्लासेंटा से जुड़ा हुआ है, किसकी मदद से, फ्यूनिकल की मदद से। लेकिन जो ओव्यूल का वो जो हिस्सा है जो फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ है, ओव्यूल का जो हिस्सा फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर इधर है, आउटर इंडिगमेंट, इनर इंडिगमेंट, न्यूक्लियस के जो सेल होंगे आगे चल के क्या करेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। जिस तरीके से स्पोरोजेनस टिश्यू, किसमें हम लोग बात कर रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, जिस तरीके से स्पोरोजेनस टिश्यू आगे चल के क्या बना रहे थे, माइक्रोस्पोर टेट्राट बना रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे जो न्यूक्लियस के सेल होंगे वो आगे चल के मेगा स्पोर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। रिकॉल द डिफिनीशन एंड द टाइप ऑफ प्लासेंटेशन। आप अपने आप से ध्यान दीजिए, याद करिए, कंसंट्रेट होइए कि प्लासेंटेशन होता क्या था, डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट था किसका, प्लासेंटा का, इनसाइड द ओवरी, ओके, एंड दैट यू आर स्टडी इन दी क्लास 11th, आपने 11th में पढ़ा है मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा, कि कुछ निकला हुआ है,
प्लासेंटा से कुछ निकला हुआ है आर द मेगास्पोरेंजिया, उसे हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया, या कॉमनली कॉल्ड द ओव्यूल, या उसे कॉमनली हम ओव्यूल बोलते हैं, मोस्ट स्टैंडर्ड या साइंटिफिक फॉर्म में क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। द नंबर ऑफ द ओव्यूल इन द ओवरी मे बी 1, व्हीट, पैडी, मैंगो, टू मेनी, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। अगर आपने आम खाया होगा तो आपको एक ही क्या देखने को मिलता होगा उसमें, सीड, क्योंकि आगे चल के अभी आप पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कि किस तरीके से ओव्यूल किसमें बदल रहा है, सीड में बदल रहा है, ठीक है। अगर आपने वाटरमेलन खाया होगा, पपाया खाया होगा तो ढेर सारे सीड आपने देखे होंगे, तो इसका मतलब है कि उस ओवरी के अंदर ढेर सारे ओव्यूल रहे होंगे, तो वही ओव्यूल किसमें बदल चुके हैं, सीड में बदल चुके हैं, जिसके अंदर एक ही आपको सीड देखने को मिलता है। इसका मतलब वो कैसे वो होते हैं ओवरी, कि उनके पास एक ही क्या होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, क्योंकि सीड डिसाइड करता है कि कितने सारे ओव्यूल उसमें रहे होंगे उस ओवरी के अंदर। हम तो फ्रूट खा रहे हैं, हमें कैसे पता इतने सारे हैं, जब हम पपाया खाते हैं तो देखते हैं झुंड भर का यहाँ ढेर सारा आपको सीड दिख रहा है, तो इसका मतलब कि जब ये पपाया जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था उसके पहले की कहानी है कि किस तरीके से ओव्यूल ढेर सारे प्रेजेंट थे ओवरी में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग मेगास्पोरेंजियम के बारे में, जिससे मोस्ट कॉमनली ओव्यूल का कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म याद रखना। लेट अस फैमिलाइज अवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। चलिए पहले हम लोग स्ट्रक्चर जानते हैं कि किस तरीके से ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लासेंटा बाय अ मीन ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, ठीक है। जो हमारा ओव्यूल है प्लासेंटा से जुड़ा हुआ है, किसकी मदद से, पतली सी स्टॉक है जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, जो ओव्यूल की बॉडी है, फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन ऑफ हाइलम, ठीक है। जो हाइलम क्या है, एक जगह है, रीजन है कि जो ओव्यूल है वो फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए सपोज करके दिस इज ओव्यूल और ये क्या है, फ्यूनिकल है, और ये क्या है, प्लासेंटा। ये मेरा हाथ, ये क्या है, प्लासेंटा है, ठीक है, ये फ्यूनिकल है और ये ओव्यूल है। ओव्यूल फ्यूनिकल की मदद से जुड़ा हुआ है, किससे, प्लासेंटा से। ये ओव्यूल है, ये किससे जुड़ा हुआ, फ्यूनिकल की मदद से ये प्लासेंटा पे जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो मेरा हाइलम है, हाइलम वो रीजन है, सपोज करिए हाइलम वो रीजन है ओव्यूल का जो फ्यूनिकल से जोड़ के रखा हुआ है। हाइलम ये रीजन है जो ओव्यूल को फ्यूनिकल से जोड़ के रखा हुआ है, बस यही समझ रहे हैं। थस द हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ठीक है। इसी वजह से जो हाइलम है ये एक ऐसा जंक्शन है किसके बीच में, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में। Each ovule has one or two protective envelope called the integument, ठीक है। हम बात करते हैं ओव्यूल की, तो ओव्यूल के ऊपर बाहर प्रोटेक्शन के लिए तो कुछ तो रहेगा, कवरिंग, तो वो दो होंगे। एक तो बाहर वाला जो होगा जिसे हम बोलते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट होगा, जो इनर वाला होगा उसे इनर इंटीग्यूमेंट कहेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में देखेंगे जो आउटर वाला इंटीग्यूमेंट है वो टेस्टा में बदल जाएगा, और जो इनर वाला इंटीग्यूमेंट है वो किस में बदल जाएगा, टेगमन में बदल जाएगा, ठीक है। Integument encloses the nucleus except that the tip where the small opening called the mycophyller is organized, ठीक है। जो हमारा इंटीग्यूमेंट है पूरा प्रोटेक्ट किया है किसको, न्यूक्लियस के सेल को, क्योंकि यही न्यूक्लियस के सेल आगे चल के मेगा स्पोरोजेनेसिस करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि सारे जगह पे ये जो हम बोल सकते हैं जो इंटीग्यूमेंट है सारे जगह पे नहीं प्रेजेंट है, कुछ जगह पे क्या है, नहीं प्रेजेंट है। वो जो टिप है वो स्मॉल ओपनिंग है उसे क्या बोलते हैं, माइकोपाइलर बोलते हैं, क्योंकि इसी माइकोपाइलर के एंड से आप आगे देखेंगे कि एम्ब्रियो सैक में क्या इंटर कर रहा है, पॉलन ट्यूब, ठीक है। अपोजिट द माइकोपाइलर एंड इज द चलाइजा, एक साइड माइकोपाइलर एंड है एक एंड पे, तो दूसरे एंड पे क्या है, चलाइजा है। रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, यहाँ पे एनाट्रोपस ओव्यूल की बात होती है तो कैसा होता है, अपोजिट। जैसे मैं स्ट्रक्चर में देखती हूँ, यहाँ बताती हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये देखिए ये उल्टा ओव्यूल है। जो मैं स्ट्रक्चर भी बनाई थी वो सीधा था, ये कैसा है हमारा उल्टा, या बोल सकते हैं अपोजिट। ये क्या है, ओव्यूल है, तो इसे हम इसको क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस का मतलब होता है अपोजिट ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। कई टाइप के ओव्यूल होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। जो बेसल पार्ट है इसको चलाइजा बोलते हैं, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं माइकोपाइलर है, ओके। हमारा ओव्यूल जो है यहाँ पे कहीं प्लासेंटा रहा होगा, ठीक है। हमारा ओव्यूल प्लासेंटा से जुड़ा हुआ किसकी मदद से, फ्यूनिकल की मदद से। और जो ये फ्यूनिकल है, ठीक है, ये जो फ्यूनिकल ये क्या कर रहा है, प्लासेंटा ओव्यूल को जोड़ के रख रहा है। अब देखिए यहाँ पे हाइलम एक रीजन है, कहाँ पे, ओव्यूल के अंदर एक हाइलम एक जगह है जिसकी मदद से ये जो हमारा ओव्यूल है वो किससे जुड़ रहा है, फ्यूनिकल से जुड़ रहा है। तो क्या है, हाइलम जंक्शन है किसके बीच में, फ्यूनिकल और हमारे ओव्यूल के बीच में। हमारा ओव्यूल इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड है कि इसके पास दो इंटीग्यूमेंट देखने को मिलते हैं, बाहर आउटर हो गया, अंदर
यहाँ पे बोलेंगे इनर इंटीग्मेंट। यहाँ पे क्या हो गया, आउटर इंटीग्मेंट, अंदर क्या हो गया, इनर इंटीग्मेंट देखने को मिलेगा। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर यहाँ पे इंटीग्मेंट नहीं प्रेजेंट है। वो कौन सा एंड है, वो है माइकोपाइलर एंड या माइकोपाइल बोलते हैं वहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहीं से आगे चल के जो न्यूक्लियस के सेल हैं यहाँ पे क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो सैक बनाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो माइकोपाइलर एंड है यहाँ से कौन आएगा, पॉलन ट्यूब आएगा, जिसके पास 2 मेल गैमेट होंगे और एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, न्यूक्लियस के जो सेल होते हैं ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, 2n होते हैं, और ये हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक है बीच में। ठीक है, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है फीमेल का है, ये हो गया स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, थैलेमस से जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे स्टिग्मा ढेर सारे हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिन कार्पस ओवरी। सिन कार्पस ओवरी किस में देखने को मिलते हैं, पेपेवर में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ढेर सारे, यहाँ पे पिस्टिल प्रेजेंट है या कार्पेट प्रेजेंट, बट फ्री हैं। किस में देखने को मिल रहा है, मिचेलिया में, चमेली में, लोटस में एंड रोज में देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, आगे बोला गया है इनक्लोज विद इन द इंटीग्मेंट। ठीक है, ये जो इंटीग्मेंट है इसके अंदर कौन घिरा हुआ इनक्लोज है, अ मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस के सेल है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंटीग्मेंट है किसको घेर के रखा है, ये कौन है, ये हमारे न्यूक्लियस के सेल हैं। ठीक है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। द सेल ऑफ द न्यूक्लियस इज अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, इनके पास जो न्यूक्लियस के सेल इनके पास क्या है, ढेर सारा रिजर्व फूड मटेरियल है जो क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे किसको, ओव्यूल को। ठीक है, लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक और द फीमेल गैमेटोफाइट। आपने न्यूक्लियस के अंदर देखा होगा कि ये कौन है, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है या फिर फीमेल गैमेटोफाइट है। कहाँ पे लोकेटेड है, इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, एनसीईआरटी यही लिखती है। An ovule generally has single embryo sac formed from the megaspore। देखिए बोला जा रहा है कि जो हमारा एक ओव्यूल है वो जनरली एक एम्ब्रियो सैक बनाता है। किससे बना रहा है भाई, मेगास्पोर से बना रहा है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस होता कैसे है। पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, फिर एनसीईआरटी। ठीक है, ये कौन है हमारा, पूरा एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बाकायदा डायग्राम दिया, मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे पूरा डायग्राम के थ्रू आपको एक एक चीज़ बताऊंगी और लास्ट में किस तरीके से हमारा एम्ब्रियो सैक बनता है वो भी देखेंगे। ठीक है, ये कौन सा एंड है, माइकोपाइलर एंड बोला गया है, जहाँ पर इंटीग्मेंट नहीं प्रेजेंट है, आउटर या इनर इंटीग्मेंट। ये कौन होगा, दूसरा वाला, यहाँ पे आप खुद लिख सकते हैं, एनसीईआरटी नहीं लिखा है तो आप इसको बोल सकते हैं चलाइजा एंड। ठीक है, ये बेसल पार्ट है। अगर हम बात करते हैं तो ये जो साइड में न्यूक्लियस के सेल देख रहे हैं ना, न्यूक्लियस के सेल ये देख रहे हैं, ये देखिए न्यूक्लियस के सेल हैं, और बीच में कौन होगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा। अभी बना नहीं है, बनेगा। ठीक है, तो क्या होता है, एक जो न्यूक्लियस का सेल होता है वो पार्टिसिपेट कर लेता है किसमें, मेगास्पोरोजेनेसिस में। ठीक है, यहाँ पे कौन है, मेगास्पोर मदर सेल है। आगे चल के क्या कर रही हैं, ये आगे चल के बोल सकते हैं मियोसिस कर रही है। जब मियोसिस करेंगी तो यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस में क्या होगा, सबको पता है, एक सेल से 2 सेल बनेंगे। फर्स्ट मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन होता है। तो यहाँ पे जो मेगास्पोर मदर सेल है वो कैसी है, डिप्लॉयड है। ठीक है, इनकी 2n पोलाइडी है। आगे चल के क्या कर रही है, मियोसिस फर्स्ट में, यहाँ पे लिखती हूँ मियोसिस फर्स्ट कर रही है, क्योंकि मियोसिस में हम जानते हैं क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, सेकंड होता है। पहले मियोसिस में क्या होगा, एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे 2 मेगास्पोर सेल बन रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा गया मेगास्पोर डायड। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, मियोसिस सेकंड कंप्लीट किया जाएगा यहाँ पे, ताकि पूरा कंप्लीट मियोसिस हो गया। तो अब एक सेल से फिर क्या होंगे, 2 सेल बनेंगे, 2 सेल से क्या होंगे, फिर 2 बनेंगे। तो मतलब हम बोल सकते हैं ओवरऑल एक मेगास्पोर से क्या बन रहे हैं, बोल सकते हैं यहाँ पे एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर सेल बन रहे हैं, या टेट्राड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 मेगास्पोर टेट्राड में 4 यहाँ पे मेगास्पोर बने हैं। लेकिन होता क्या है ना कि जो माइकोपाइलर एंड वाले 3 मेगास्पोर होते हैं ना, ये बेकार होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। ये कैसे हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, इनका कोई काम नहीं है। लेकिन जो चलाइजा एंड है, ये जो चलाइजा एंड है ना, इनका जो मेगास्पोर है ना, ये आगे चल के फंक्शनल बनता है, यही आगे चल के एम्ब्रियो सैक बनाता है। ये कैसे होता है, फंक्शनल मेगास्पोर है। तो यहाँ पे जो अभी आप पढ़ेंगे आगे कि जो मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक। यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है किसी एक सिंगल मेगास्पोर से, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये आगे अब क्या करेगा, अब करेगा माइटोसिस। अब क्या करेगा, माइटोसिस भर भर के करेगा, क्योंकि इसको 8 सेल बनाने हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं 8 न्यूक्लियस बनाने, 8 न्यूक्लियस बनाने हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा फंक्शनल मेगास्पोर आगे पार्टिसिपेट करेगा किसमें, माइटोसिस। उसने एक बार माइटोसिस किया, मैं यहाँ पे एक बनाती हूँ, उसने एक बार माइटोसिस किया, 2, दूसरी बार माइटोसिस हुआ तो 2 से 4 हो गए, तीसरी बार माइटोसिस किया तो 4 से 8 हो गए,
अगर चौथी बार करता तो 8 से 16 हो जाते, बट उसने 3 ही बार किया है। क्या किया है? माइटोसिस, सिक्वेंशियल माइटोसिस बोल सकते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक क्या किया उसने? माइटोसिस किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब हम एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं तो जो उसका माइक्रोपाइलर एंड होगा, याद रखिएगा माइक्रोपाइलर एंड की बात करते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जो माइक्रोपाइलर एंड होता है ना, वहाँ पे 3 आपको सेल देखने को मिलेंगे। 3 सेल मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो ये न्यूक्लियस है ना, ये क्या होते हैं? पोलराइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, 3 इस वाले पोल पे आ जाएंगे, 3 इस वाले पोल पे आएंगे, और इसके बाद 2 जो होंगे न्यूक्लियस वो बीच वाले सेल में आ जाएंगे, मतलब बीचों बीच रहेंगे। तो इधर वाला जो होगा इसे हम क्या बोलते हैं? एग एपरेटस बोलेंगे। कौन सा रीजन का या कौन से एंड का? माइक्रोपाइलर एंड का। इसे हम क्या बोलेंगे? एग एपरेटस। एग एपरेटस में होता क्या है? 2 सिनर्जिड होंगे, एक एग सेल होगा। फिर बात करते हैं चलाइजा एंड की, जो कि बेसल पार्ट है। अगर हम चलाइजा एंड के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे 3 सेल आते हैं जिसे हम एंटीपोडल बोलते हैं। बाकी सब हैप्लॉइड हैं, सारे हैप्लॉइड हैं, चाहे एग एपरेटस के सेल देखा जाए, चाहे एंटीपोडल का, और चाहे ये जो बड़ा सा सेल है हमारा सेंट्रल सेल है, इनके पास क्या होते हैं? 2 न्यूक्लियाई होते हैं, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, इनके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, पहले क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, बाद में इनके ऊपर देखिए जो कवरिंग आ रही है क्या है? इनके ऊपर हम बोल सकते हैं सेल वॉल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेल की कवरिंग आ रही है। लेकिन जो यहाँ पे सेंट्रल सेल है उनके पास जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, इनके पास कोई भी ऊपर से हम बोल सकते हैं सेल वॉल वगैरह नहीं बना हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं यही वाला देखिए अपोजिट हो चुका है। एनसीईआरटी में इसको उल्टा पढ़ाया जाता है, तो ये देखिए अपोजिट हो चुका है। तो जो ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया इसको नीचे रख दिया गया। बट हाँ, एनसीईआरटी की बात कहती है, अभी आगे कहेगी कि जो पोलर न्यूक्लियाई है वो किसके नीचे हैं? एग एपरेटस के नीचे है। देखिए जो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये छोटे छोटे किसके नीचे? एग एपरेटस के नीचे है। एनसीईआरटी ये बात कहेगी। बट एनाट्रोफस वाला हमें पढ़ना है क्या? ओव्यूल, तो उसमें हमें अपोजिट दिखाना पड़ेगा। तो जो माइक्रोपाइलर एंड होंगे उनके पास क्या होंगे? सिनर्जिड होंगे 2। देखिए वैक्यूल जो होता है सिनर्जिड के ऊपर होते हैं, और जो सेल होंगे, ठीक है, हम सेल के न्यूक्लियाई की बात करते हैं, वो क्या होंगे? नीचे होंगे, और उनके पास क्या होगा? फिलीफॉर्म अपरेटस होगा, फिंगर लाइक यहाँ पे प्रोजेक्शन होगा। यही क्या करते हैं? ये गाइड करते हैं। कि क्या करते हैं? गाइड करते हैं, गाइड द पॉलन ट्यूब। कि पॉलन ट्यूब को गाइड करते, कैसे पता चलेगा पॉलन ट्यूब को उसको कहाँ जाना है? उसको चलाइजा एंड पे जाना है या माइक्रोपाइलर एंड पे जाना है? तो ये जो फिलीफॉर्म की जो अपरेटस यहाँ पे स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये क्या करते हैं? गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब की तुम्हारी एंट्री यहाँ से होगी, तुम ये वाले पोल पे मत चले जाना, ये वाले एंड पे मत चले जाना। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे अपरेटस में क्या होता है? यहाँ पे एग होगा, जिससे क्या होगा? पहला सिंगैमी होगा, या बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन होगा। जो एग है उनके जो वैक्यूल होंगे वो कहाँ होंगे? नीचे होंगे। फिर देखते हैं कि उसके बाद कौन होगा? पोलर न्यूक्लियाई होंगे जो आपस में फ्यूज कर जाएंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे? बीच में बड़ा सा सेल होगा जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। ठीक है, फिर बात करते हैं चलाइजा एंड पे। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? एंटीपोडल। सबकी पोलैरिटी क्या है? यहाँ पे हाफ है, मतलब कि NN है। देखिए यहाँ पे मदर कैसी थी? मेगास्पोर मदर सेल थी, यहाँ पे बोल सकते हैं उसकी पोलैरिटी 2n थी। आगे क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट हुआ, यहाँ पे हम बोल सकते हैं मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो 2 यहाँ पे सेल बने। ठीक है, जिसे मेगास्पोर डायड बोलते हैं। इनकी पोलैरिटी में क्या होगी? N होगी। फिर आगे देखते हैं मियोसिस सेकेंड हुआ, तो यहाँ पे 4 सेल बने किसके? मेगास्पोर के। तो हम बोल सकते हैं मेगास्पोर यहाँ पे टेट्राड बोलेंगे। लेकिन होता क्या है? जो माइक्रोपाइलर एंड से 3 जो होते हैं मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक जो मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल मेगास्पोर होता है। तो जो डेवलपमेंट होगा, ठीक है, हम बोल सकते हैं जो डेवलपमेंट होगा किसका? एक फंक्शनल एम्ब्रियो सैक का एक फंक्शनल मेगास्पोर से, इसे हम क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे यहाँ पे। अब ये जो एक सिंगल यहाँ पे मेगास्पोर है, बड़ा सा यहाँ पे सेल है ये, ठीक है। अब ये क्या होगा? जो इनका सेल है ना, अब इनके अंदर जो न्यूक्लियस है ये क्या करेंगे? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेंगे। मीन्स हम बोल सकते हैं माइटोसिस में, यहाँ पे सबसे अच्छे से लिख सकती हूँ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेंगे। क्योंकि माइटोसिस तो कर ही रहे हैं, इनका न्यूक्लियस तो डिवाइड हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब ये होता है कि अभी उनके ऊपर सेल वॉल वगैरह नहीं आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हुआ जिससे 2 बने न्यूक्लियाई, दूसरे में 4 हो गए, तीसरे में यहाँ पे हम बोल सकते हैं 8 बन गए। 4 से क्या बनेंगे? 8 बनेंगे, क्योंकि हम जानते हैं माइटोसिस क्या होता है? दुगनी रफ्तार में होता है। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है कि जो हमारा ये जो एम्ब्रियो सैक है, अब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि अगर माइक्रोपाइलर एंड की बात करते हैं तो वहाँ पे एग अपरेटस होता है माइक्रोपाइलर एंड पे, जहाँ पे आपको एक एग सेल देखने को मिलेगा जहाँ पे एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होने वाला है, और 2 सिनर्जिड होंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एग अपरेटस
अपरेटस के जस्ट नीचे, एनसीईआरटी क्या बोलती है, एग अपरेटस के जस्ट नीचे कौन प्रेजेंट होता है, पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जो बड़े से सेल में होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। अगर हम बात करते हैं चलाइजा एंड जो कि बेसल पार्ट है किसका, ओवरी का, उसके पास क्या होते हैं, 3 एंटीपोडल होते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो ये अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एनाट्रोफस ओवल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो माइक्रोपायलर एंड होगा वहाँ पे आपको एग अपरेटस देखने को मिलेगा, जिसके पास क्या होंगे, 2 सिनर्जिड होंगे। सिनर्जिड में आप याद रखिएगा कि जो यहाँ पे उनके न्यूक्लियस होंगे नीचे के साइड होंगे और वैक्यूल जो होंगे ऊपर के साइड होंगे। इसके अलावा उनके पास क्या होगा, फिलीफॉर्म अपरेटस होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा। ये क्या करेंगे, आओ आओ आओ, इधर से ही तुमको एंट्री करना है, किसको गाइड करेंगे, पॉलन ट्यूब को, ठीक है। एक की बात करते हैं तो जो इनका वैक्यूल होगा नीचे के साइड होगा, नीचे होगा सेल में, और यहाँ पे उनका जो न्यूक्लियस होगा ऊपर होगा। जो पोलर न्यूक्लियाई होंगे बीच में होंगे सेंट्रल सेल में, और इसके बाद ये अपने आप फ्यूज हो जाएंगे। और जो पहला वाला मेल गैमेट होगा एक्स सेल से क्या करेगा, यहाँ पे सिंगैमी करेगा, लेकिन जो दूसरा मेल गैमेट होगा आगे चल के ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है ना, इनके साथ ट्रिपल फ्यूजन करेगा। 2 ऑलरेडी हैं, एक और आके फ्यूज कर गया तो ट्रिपल फ्यूजन कर दिया, ठीक है। ये वाला आगे चल के आप देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कि ये जो है एग से जाइगोट बनेगा। मिस हम बोल सकते हैं जो एग सेल है ये जाइगोट में चेंज होगा, जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा। लेकिन जो हमारा ये है पोलर न्यूक्लियाई जो है सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई, जब दोनों फ्यूज कर जाएंगे, ट्रिपल फ्यूजन करेंगे तो आगे चल के ये एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात कर रही हूँ मैं। एंटीपोडल की बात करते हैं तो चलाइजा एंड पे ये भी इनका जो पोलैरिटी है क्या है, यन यन है। तो याद रखिएगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यहाँ पे यन यन यन, यहाँ पे हम बोल सकते हैं दोनों को मिला दिया जाए अगर फ्यूज्ड फॉर्म में तो 2 यन, नहीं तो सबके पास एन एन है, यन यन यन। तो यहाँ पे हम अरेंजमेंट, यहाँ पे मैं इसको यन यन ही लिखती हूँ, ज़्यादा सही रहेगा अगर फ्यूज नहीं है एन। तो जो अरेंजमेंट है क्या है, 3 एन, जो हमारा 3 अगर पूछा जाए कि एम्ब्रियो सैक में न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियाई उनका अरेंजमेंट कैसा है, तो अरेंजमेंट कैसा है, 3 यहाँ पे बीच में 2 फिर 3 2 3, इस तरीके से अरेंजमेंट है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, यहाँ पे बोलेंगे हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा कि किस तरीके से स्पोरोजेनस टिश्यू में क्या हो रहा था, मियोसिस हो रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं और आगे चल के किस तरीके से पोलन ग्रेन बनता है। हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस होगा, इसके बाद फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, तब जाके एक एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको 8 न्यूक्लियस 7 सेल देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस से ही लग रहा है क्या बनना है, मेगा स्पोर बनना है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड द मेगा स्पोरोजेनेसिस। जो प्रोसेस है किसका फॉर्मेशन करने का, मेगा स्पोर का, हैप्लॉइड है, किससे बन रहा है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसका नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ओव्यूल जो होते हैं जनरली डिफरेंशिएट इनटू द सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। जो माइक्रोपाइलर रीजन है ना, वहाँ पे न्यूक्लियस का एक सेल आएगा और क्या बनाएगा, बोल सकते हैं मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा ऑफ द न्यूक्लियस। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट, जो ओव्यूल है वो जनरली डिफरेंशिएट करता है, बदलता है किसको, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को बना रहा है माइक्रोपाइलर एंड पे, किसके, जो न्यूक्लियस के सेल होंगे वहाँ से लेके, ठीक है। आगे देखते हैं, इट इज़ लार्ज सेल कंटेनिंग अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये बड़ा सा सेल होता है जिसके पास क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं और क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। द एमएमसी मीन्स मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। जब मियोसिस होगा तो क्या होगा, पोलैरिटी हाफ हो जाएगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एमएमसी अंडरगो मियोसिस, क्यों जा रहा है एमएमसी मियोसिस करने, क्योंकि उसे क्या बनाना है, मेगास्पोर बनाना है, ठीक है। मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर, ठीक है। जब मियोसिस होता है किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में, तो यहाँ पे 4 आपको मेगास्पोर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की। जो हमारी फीमेल गैमेटोफाइट है कौन है, एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे लिख लीजिए आप एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इन द मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ज़्यादा करके जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, ठीक है। एक मेगास्पोर फंक्शन है, चलाइजा एंड वाला, माइक्रोपाइलर एंड वाला जो 3 थे वो डीजनरेट हो गए, ठीक है। वाइल द अदर 3 डीजनरेट, कौन से एंड वाले यहाँ पे बोल सकते हैं डीजनरेट हुए हैं, जो माइक्रोपाइलर एंड वाले होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। चलाइजा एंड वाला क्या है, फंक्शनल है। One of the functional megaspore develop into the female gametophyte means embryo sac. This method of the embryo sac formation of the single megaspore is termed as the monosporic development. जो एक सिंगल मेगास्पोर है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, आगे चल के क्या बना रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है, एम्ब्रियो सैक बना रहा है। इस तरीके के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक बोलते हैं, क्योंकि एक मोनोस्पोर एक स्पोर से हुआ है, एक मेगास्पोर से हुआ है। किसका डेवलपमेंट, पूरे बड़े से, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एम्ब्रियो सैक का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट को इसे क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं।
व्हाट विल बी द पोलैरिटी ऑफ द सेल ऑफ न्यूक्लियस, 2n होंगे मीन्स डिप्लॉयड होंगे। एमएमसी की बात करते हैं, ये भी क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का एक सेल जो कि कहाँ से निकला था, माइक्रोपाइलर एंड वाले से निकला था, और कहाँ पार्टिसिपेट कर रहा था, मेगास्पोरोजेनेसिस में। फंक्शनल मेगास्पोर की बात करते हैं, जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो कैसा होगा, उसकी पोलैरिटी हैप्लॉयड होगी, जो क्या बना रहा है, ये आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। तो इस टाइप के डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक है, वो भी क्या है, हैप्लॉयड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन डिटेल। किस तरीके से एम्ब्रियो सैक का पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द, जो न्यूक्लियस है किसका, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइडेड माइटोटिकली टू फॉर्म द टू न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल। देखिए बोला जा रहा है कि जो फंक्शनल मेगास्पोर हैं उनके न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, माइटोसिस कर रहे हैं। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ही बोल सकते हैं, क्योंकि माइटोसिस में क्या होगा, यहाँ पे एक सेल से दो सेल बनेंगे, जैसे दो सेल बने दोनों कहाँ जाएंगे, अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, फॉर्मिंग द टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे एक एम्ब्रियो सैक के अंदर आपने पहले वाले स्ट्रक्चर में देखा होगा कि यहाँ पे दो न्यूक्लियस अपोजिट पोल पे चले गए, फिर माइटोसिस होगा सेकंड। तो यहाँ पे हम बोलेंगे दूसरी बार जब माइटोसिस होगा तो फिर यहाँ पे क्या होंगे, दो और यहाँ पे न्यूक्लियस ऐड हो जाएंगे पोल पे, फिर तीसरी बार माइटोसिस होगा तो यहाँ पे चार क्या होंगे, जो न्यूक्लियस है अपोजिट पोल पे चले गए हैं। अब यहाँ पे यही लिखा हुआ है, टू मोर सिक्वेंशियल माइटोसिस, मतलब दो लगातार माइटोसिस होंगे, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द 4 न्यूक्लिएटेड एंड द लेटर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे क्या होगा, फिर से दो और माइटोसिस होंगे एक के बाद एक। पहले तो दो बने थे न्यूक्लियस, ठीक है, अपोजिट पोल पे चले गए, फिर आगे हुआ माइटोसिस, चार बन गए न्यूक्लियस, अपोजिट पोल पे चले गए, फिर बोल सकते हैं आगे 8 बना तो चार फिर से क्या होंगे, अपोजिट पोल पे चले गए। It is of the interest to note that these mitotic division are strictly free nuclear. That is, nuclear division are not followed immediately by the cell wall formation. बोला जा रहा है कि आप इसको देख सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, जो माइटोसिस हो रहा है, ठीक है, इसमें आपको बोला जा रहा है कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होके अपने अपोजिट पोल पे चले जा रहे हैं, और इनके तुरंत बाद, जैसे न्यूक्लियस डिवाइड किया, उनके तुरंत बाद सेल वॉल नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो गया, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, जब 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, द सेल वॉल आर लेड डाउन एंड लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और द एम्ब्रियो सैक। जब 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं सेल के अंदर, तो क्या होता है, इनके ऊपर अब क्या आने लगता है, सेल वॉल आने लगता है। ठीक है, तो जब सेल वॉल आने लगता है तो ये क्या बनाते हैं, टिपिकल एम्ब्रियो सैक बनाते हैं या फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, आपने ऑब्जर्व करिए कि जो यहाँ पे सेल हैं किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cell wall and organized into the cell. The remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus. देखिए एनसीईआरटी कितनी धोखेबाज है। ठीक है, एग apparatus in the large central cell। ठीक है, बोला जा रहा है कि 8 में से, जो 8 न्यूक्लियाई, उनमें 8 में से बोला जा रहा है 6 के पास, जो 8 न्यूक्लियाई बने हुए हैं उनमें 6 के पास क्या है, सेल वॉल बनता है। ठीक है, और बाकी जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं वो कहाँ आते हैं, पोलर न्यूक्लियाई एकदम बीचों बीच आ जाते हैं, न्यूक्लियस के बोल सकते हैं बीचों बीच आएंगे। और हम इसको क्या बोलते हैं, ये किसके नीचे, एग apparatus के नीचे है। ठीक है, तो इसे ये कहाँ पे प्रेजेंट है, लार्जर जो बोल सकते हैं सेंट्रल सेल है उसमें प्रेजेंट है। देयर इज द कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे बोला जा रहा है कि देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है कि किस किस टाइप के यहाँ पे सेल बन रहे हैं। 3 सेल आर ग्रुप टुगेदर इन द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड के पास 3 सेल एक साथ हैं, कंस्टिट्यूट द एग apparatus, उसे हम एग apparatus कहते हैं। द एग apparatus इन टर्न कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, एग apparatus में होता क्या है, 2 सिनर्जिड होंगे, ठीक है, एंड 1 एग सेल होगा। ये तीनों ही कैसे होंगे, हैप्लॉइड पोलैरिटी के होंगे। द सिनर्जिड हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल द फिलीफॉर्म apparatus। ठीक है, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इन टू द सिनर्जिड। बोला जा रहा है कि जो सिनर्जिड है उनके पास क्या है, सेलुलर थिकनिंग है, जो सेल वॉल था वहाँ पे थिकनिंग आ गई, मोटापा आ गया। ठीक है, जिसकी वजह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर बन रहे हैं माइक्रोपाइलर के टिप पे, जो क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये गाइड करेंगे, किसको गाइड करेंगे, जो पॉलन ट्यूब आएगा। ठीक है, कहाँ से आएगा, जो पॉलन ग्रेन गिरेगा आगे चल के पॉलन ट्यूब बनाएगा, पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स होंगे, उनको कहाँ लेके जाना है, एम्ब्रियो सैक के पास लेके जाना। तो कोई तो बताएगा कि दरवाज़ा यहीं है, तो कौन बता रहा है, वो फिलीफॉर्म apparatus जो है किसका, सिनर्जिड का, वो बताएगा। ठीक है,
3 सेल आर एट द चलाइजा एंड आर कॉल्ड द एंटीपोडल। 3 जो सेल हैं चलाइजा एंड के उसे हम एंटीपोडल कहते हैं। द लार्जर सेंट्रल सेल, जो सबसे बड़ा सेल होगा, सेंट्रल सेल होगा, एज मेंशन अर्लियर, हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियर। उसके पास क्या होंगे? 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, उनके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होगा, याद रखिएगा। थस द टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट द मेच्योरिटी दो 8 न्यूक्लिएटेड इज 7 सेल की मेच्योरिटी पे अगर आप एम्ब्रियो सैक को देखेंगे तो यहाँ पे 8 न्यूक्लियस होगा बट 7 सेल होंगे। क्यों होंगे एक बार स्ट्रक्चर में देख लीजिए, क्योंकि जब यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो यहाँ पे 3 सेल यहाँ आ गए, सॉरी 3 न्यूक्लियस यहाँ आ गए, 3 न्यूक्लियस यहाँ आ गए, उनके ऊपर क्या आ गया? सेल वॉल आ गया, तो एक सेल बन चुके हैं। यहाँ पे भी सेल बन चुके हैं। अगर ये माइक्रोपाइलर एंड है तो एग एपरेटस बना रहे हैं, अगर चलाइजा एंड है तो ये क्या बना रहे हैं? एंटीपोडल बना रहे हैं। लेकिन बीच में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं बना, उसका डिपोजिशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से कहाँ रह गए? ये बीच में जो बड़ा सेल है, सेंट्रल सेल, वहाँ रह गया। तो यहाँ पे देखिए 3 1 2 3 1 2 3 मीन 6 हो गए, क्या यहाँ पे सेल बन गए और बीच में बड़ा सेल हो गया, तो 7 सेल हो गए बट न्यूक्लियस कितने? 8 है। देखिए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा 1 2 3 3 एंटीपोडल हो गए, यहाँ पे 3, यहाँ पे एग एपरेटस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2 सिनर्जिट, एक यहाँ पे एक हो गया, तो 3 क्या होंगे? 6 सेल हो गए, एक बड़ा सा सेल हो गया। ये देखिए बड़ा सा सेल हो गया, सिर्फ सेल को काउंट करके 7 हो गए। अगर न्यूक्लियस को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस। ये क्या है? मैच्योरिटी पे आपको देखने को मिलेगा एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम लोग पॉलिनेशन देखेंगे और पॉलिनेशन को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि फिर हमारा जो प्री फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट है वो उसको हम लोग बाय कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जहाँ से शुरू किए थे, शुरू हम लोग यहाँ से किए थे कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, कुछ पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉज करते हैं इंसानों में। ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं, जैसे बीमारी कौन सी कॉज कर सकते हैं? अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। ऐसा माना जाता है कि जो वीट बाहर से आ रहा था, इंपोर्ट होके जब इंडिया में आ रहा था, उस समय वीट के साथ क्या हो गया कि पार्थेनियम या कैरेट ग्रास आ गया, जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं, कंटामिनेटेड है, बड़ा बेकार है। लेकिन अब पूरी हमारे इंडिया में देखेंगे तो हर जगह ये प्रेजेंट है, जिसकी वजह से पॉलन एलर्जी होती है। ठीक है, हम बोल सकते हैं जो पॉलन ग्रेन होते हैं इनके पास क्या होता है? न्यूट्रिएंट होता है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल पॉलन टैबलेट के फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में किया जाता है। ये फूड सप्लीमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। जो वेस्टर्न कंट्री होती हैं इनका कंजप्शन करती है पॉलन ग्रेन का, और जो पॉलन ग्रेन का कंजप्शन को क्लेम करते हैं, कौन करते हैं? कि जो एथलीट होते हैं, जो रेस हॉर्सेस होते हैं, वो कहते हैं कि ये इनका जो परफॉर्मेंस है बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी के बारे में तो ये वेरी करता है डिफरेंट स्पीसीज में, डिफरेंट प्लांट्स में। एक बार जब एंथर फटा, पॉलन ग्रेन बाहर निकले, तो उनको तुरंत कहाँ जाना है? अपने पिस्टल के पास जाना है। ठीक है, सेम स्पीसीज वाले। ऐसा नहीं है कि गुलाब के फूल का जो पॉलन ग्रेन है जा रहा है हिबिस्कस के पास, ऐसा नहीं हो सकता। गुलाब का गुलाब के पास ही जाएगा, तभी अच्छा है। ठीक है, सेम स्पीसीज का जो पॉलन ग्रेन है सेम स्पीसीज के फ्लावर के पास ही जाए, पिस्टल के पास ही जाए, तभी हो पाएगा कुछ। ठीक है, नहीं तो इससे भी कुछ पॉलिनेशन, इससे भी फर्टिलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होगा। पॉलिनेशन तो होगा ही, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो जो वाइबिलिटी होती है पॉलन ग्रेन की वैरी करता है। वाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब एक बार एंथर फटा तो पॉलन ग्रेन बाहर निकले। अब पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे तो वो अपने सेम स्पीसीज के फ्लावर के पास जाएंगे, फीमेल फ्लावर के पास, पिस्टल के पास जाएंगे, जहाँ पे क्या करना चाहेंगे? वो फर्टिलाइजेशन करना चाहेंगे। ठीक है, अगर हम वाइबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो ये जो पीरियड होता है हाईली वेरिएबल होता है, और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं अनाज वाले जो पौधे हैं उनके बारे में बात करती हूँ, सीरियल्स के बारे में बात करती हूँ, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, जो पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी है 30 मिनट की है, बस 30 मिनट से ज़्यादा अगर ये इधर उधर घूमे तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं करा पाएंगे। पॉलिनेशन तो हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फिर बात करते हैं जैसे फैमिली रोजेसी होगी, लेगुमिनेसी होगी, सोलोनेसी होगी, इनमें जो वाइबिलिटी होता है पॉलन ग्रेन का वो महीने तक होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पॉलन ग्रेन इतना कम वाइबल होगा तो कैसे प्रोडक्शन होगा? ज़रूरी नहीं है कि सारा पॉलन ग्रेन अपने रेस्पेक्टिव फीमेल फ्लावर के पास पहुंच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम चाहते हैं कि पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी को ना क्या कर सके, रोक दें, या फिर उसको स्टोर करें कि वो सालों तक पड़ा रहे। तो हम इसे रोक सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन में, जहाँ का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराए जाते हैं, ठीक है, एनिमल्स में, जैसे काऊ, बफेलो वगैरह में, तो उनके जो सीमेन है, स्पर्म है, उनको भी स्टोर करके कहाँ रखा जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है, जहाँ का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसे क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। उसी तरीके से हम पॉलन ग्रेन को भी स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे हम पॉलन बैंक बोलते हैं, सीड को भी स्टोर करके रख सकते हैं, इसे सीड बैंक बोलते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे फीमेल स्ट्रक्चर में पिस्टल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आएगा, फिर मेगास्पोरेंजियम की बात करते हैं ओविल होगा, एंड लास्टली जो होगा फीमेल गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड है वो कौन हो गया? एम्ब्रियो सैक होगा। गाइनेशन जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को,
जो फ्लावर के अंदर हैं। अगर हम बात करते हैं गाइनेसियम की, तो उनके पास क्या होता है, अगर सिंगल पिस्टिल है, सिंगल कार्पेल है, सिंगल पिस्टिल उसे मोनोकार्पेल बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, ढेर सारे प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे। ठीक है, जो एक से ज़्यादा यहाँ पे बोल सकते हैं मल्टी कार्पेलरी प्रेजेंट है, अगर वो फ्यूज्ड है चिपके तो इन्हें सिन कार्पस बोलेंगे, पेपर में देखने को मिलेगा। अगर ये जो हमारे जो बोल सकते हैं मल्टी कार्पेलरी हैं, अगर ये अलग अलग है, दूर दूर हैं, फ्री फॉर्म में है, इसे हम एपोकार्पस बोलेंगे। रोज में हो गया, लोटस में हो गया, मिचेलिया में हो गया। जो पिस्टिल है, ये 3 इनके पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो स्टिग्मा होता है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है किसका, पॉलन ग्रेन का। स्टाइल की बात करते हैं तो ये इलोंगेटेड सिलेंडर स्ट्रक्चर होते हैं, स्टिग्मा के नीचे से निकले हुए, और किसको जोड़ते हैं, इसके साथ जोड़ रहे हैं यहाँ पे ओवरी को। अगर हम बात करते हैं ओवरी, ओवरी क्या होता है, बेसल बल्क पार्ट होता है, जो बाहर निकला हुआ एकदम भारी पार्ट होता है। इसके अंदर आपको खाली जगह देखने को मिलेंगे, जैसे हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन कैविटी और लॉक्यूल बोलते हैं। ठीक है, जो प्लासेंटा होता है उसके अंदर ही होता है, किसके अंदर, ओवरी के अंदर होता है, और प्लासेंटा से ही जुड़ा होता है। इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, ओवरी है। ओवरी के अंदर ये जो प्लासेंटा है, इसका अरेंजमेंट आप क्लास 11 में पढ़ रखा है। ठीक है, तो आप डरिए मत। तो ये जो प्लासेंटा है, इससे हमारा जो ओव्यूल है ये जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, प्लासेंटा से, किसकी मदद से, फ्यूनिकल्स के। और ओव्यूल का वो जो हिस्सा जो फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा बीच में, ये जो बीच में अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये वाला जो है आगे चल के यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बनेगा, लेकिन ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस के सेल होंगे। इनके ऊपर भी क्या है, ओवर प्रोडक्शन है, क्योंकि 2 यहाँ पे इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट है, आउटर इनर। लेकिन जहाँ पे यहाँ पे बोल सकते हैं इंटीग्यूमेंट नहीं प्रेजेंट है, वो कौन एंड है, माइक्रोपायलर एंड, क्योंकि इसी एंड से कौन आएगा, पॉलन ट्यूब आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि प्लासेंटा से कुछ निकलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो प्लासेंटा से कुछ निकलेगा, क्या निकलेगा भाई, अराइज क्या होगा, हम बोल सकते हैं यहाँ पे फ्यूनिकल निकलेगा, और किसको जोड़ेगा, यहाँ पे ओव्यूल को। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जो प्लासेंटा है उससे अराइज होगा कौन, मेगा स्पोरेंजिया, या फिर हम इसको ओव्यूल बोलते हैं। जो नंबर ऑफ ओव्यूल होते हैं किसी ओवरी में, एक भी हो सकते हैं, जैसे वीट हो गया, पैडी हो गया, मैंगो हो गया, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि पपैया हो गया, वाटरमेलन हो गया, ऑर्किड्स हो गया। मेगा स्पोरेंजियम की बात करते हैं, ओव्यूल के बारे में बात करते हैं। ओव्यूल होता है हमारा स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, प्लासेंटा से जुड़ा होता है, किसकी मदद से, एक स्टॉक की मदद से, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। जो बॉडी है ओव्यूल की, वो फ्यूज है फ्यूनिकल से, किस रीजन में, हाइलम के रीजन में है। और हाइलम क्या है, एक जंक्शन है, किसके बीच में बता रहा है, जैसे मैं अपने हाथ से क्या बनाई थी, ये क्या है, ओव्यूल है, ये हमारा हो गया फ्यूनिकल, और ये क्या है, प्लासेंटा। ओव्यूल प्लासेंटा से, ओव्यूल प्लासेंटा से किसकी मदद से जुड़ा हुआ है, फ्यूनिकल की मदद से। लेकिन ओव्यूल जो है, ये जो ओव्यूल है, ये फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ है, किसकी मदद से, यहाँ पे कौन से रीजन में, ये हाइलम रीजन है, इसकी मदद से। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग इंटीग्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। जो ओव्यूल है उनके ऊपर यहाँ पे 2 प्रोटेक्टिव इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि वो हम बोल सकते हैं वो न्यूक्लियस के ऊपर होते हैं। इस तरह के इंटीग्यूमेंट होंगे, ये देखिए इस तरीके से इंटीग्यूमेंट, ये क्या होगा, न्यूक्लियस के सेल, अंदर क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा। और जहाँ पे ये इंटीग्यूमेंट नहीं प्रेजेंट होते, वो कौन सा एंड होता है, माइक्रोपायलर एंड होता है, क्योंकि यहीं से एंट्री होगी किसकी, पॉलन ट्यूब की। और अपोजिट टू द माइक्रोपायलर जो कि चलाइजा है, जो वो बताएगा बेसल पार्ट है किसका, ओव्यूल का। अब देखते हैं कि जो जो इंटीग्यूमेंट के अंदर है, जो मास ऑफ सेल उसे न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके पास भर भर के खाना है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एम्ब्रियो सैक को, डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को। और इसके अंदर आप देखेंगे कि जो एम्ब्रियो सैक होगा वो न्यूक्लियस के अंदर होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि हैप्लॉइड होता है। अगर हम बात करते हैं ओव्यूल की, तो ओव्यूल जो होते हैं जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक होते हैं, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि मेगा स्पोर से बने होते हैं। आप देखेंगे इसको मेगा स्पोरोजेनेसिस में। उससे पहले स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं। जो स्ट्रक्चर है ये फीमेल का है, कार्पेल एपिस्टिल, यहाँ पे स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, एंड ओवरी थैलमस से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे स्टिग्मा हो गया। और जो फीमेल का जो स्ट्रक्चर है, जो कार्पेल है, यहाँ पे बहुत फ्यूज्ड फॉर्म में, जो सिंग कार्पस हो गया, यहाँ पे जो कार्पेल है, यहाँ पे फ्री फॉर्म में एपोकार्पस हो गया। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी इसको उल्टा बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे चलाइजा एंड को क्या बोला उन्होंने, यहाँ पे बोलते हैं जो चलाइजा एंड है ये कैसा है, ये बेसल पार्ट हो गया। जो माइक्रोपायलर एंड है, यहाँ से किसकी एंट्री होगी, पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी। हम लोग आगे पढ़ेंगे जब फर्टिलाइजेशन होगा। ये कौन है, ये अंदर ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये कौन है, ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल किसकी, यहाँ पे प्लासेंटा, ये प्लासेंटा है, और ये हमारा ओव्यूल है, किसकी मदद से जुड़ा हुआ है, फ्यूनिकल की। कौन से रीजन में, जो हमारा ओव्यूल है वो किस रीजन से फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ है, हाइलम के रीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इंटीग्यूमेंट यहाँ पे देखिए चारों तरफ प्रेजेंट है, कहाँ नहीं प्रेजेंट होगा, माइक्रोपायलर एंड पे नहीं होगा, क्योंकि वहीं पे पॉलन ट्यूब आएंगे। आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट हो गया। जो साइड में जो सेल है, ये न्यूक्लियस के सेल है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। बीच में क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा।
फिर देखते हैं जो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, इसमें क्या बोला गया कि ये प्रोसेस है जिससे मेगास्पोर बन रहा है। कहाँ से? मेगास्पोर मदर सेल से बन रहा है, जो कि डिप्लॉइड है मेगास्पोर मदर सेल, और ये क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे तो हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाएंगे। जो ओव्यूल होता है जनरली डिफरेंशिएट होता है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में। कहाँ पे? माइकोपाइलर एंड पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस का एक सेल यहाँ पे देखते हैं, जो न्यूक्लियस का एक सेल है आगे चल के पार्टिसिपेट करेगा किसमें? मेगास्पोरोजेनेसिस में। कौन से एंड पे? माइकोपाइलर एंड पे, ठीक है। ये चलाइजा एंड तो मैं इसलिए मेंशन क्यों, क्योंकि और सारी चीज़ें समझने के लिए, ठीक है। तो ये माइकोपाइलर एंड का पे देखेंगे न्यूक्लियस का एक सेल गया, क्या बनाया? मेगास्पोर मदर सेल बनाया, उसने मियोसिस किया पहला, तो यहाँ पे बोलते हैं एक सेल से दो सेल बने तो इसको बोलेंगे मेगास्पोर डायड। फिर मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे देखेंगे कि एक सेल से अल्टीमेटली क्या होंगे? 4 यहाँ पे सेल बन गए। लेकिन देखते हैं कि जो माइकोपाइलर एंड वाले 3 जो सेल होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो चलाइजा एंड का होगा। तो यही फंक्शनल मेगास्पोर आगे चल के क्या बनाएंगे? माइटोसिस करके क्या बनाएंगे? हम बोल सकते हैं एम्ब्रियो सैक को फॉर्मेशन करेंगे, मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये फंक्शनल मेगास्पोर है, आगे चल के उसने पार्टिसिपेट किया है, माइटोसिस किया या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर रहा है स्ट्रिक्टली, जिसमें क्या हो रहा है? एक न्यूक्लियस से 2 बन रहे हैं, 2 से फिर 4 बन रहे हैं, अपोजिट पोल पे जा रहे हैं, फिर 4 से 8 बन रहे हैं, अपोजिट पोल पे जा रहे हैं, इस तरीके से। लेकिन होता क्या है? न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा है लेकिन उनके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। जब पूरी तरीके से न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हर एक पोल पे 3 न्यूक्लियस रह जाते हैं और 2 जो न्यूक्लियस है वो बीच वाले सेल में आ जाएंगे, सेंट्रल सेल में आ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि जो अगर हम माइकोपाइलर एंड है तो यहाँ पे एग अपरेटस बनता है, मीन्स यहाँ पे 2 सिनर्जिड होंगे आगे की तरफ और एक पीछे एक सेल होगा। फिर एंटीपोडल बनता है कहाँ पे? चलाइजा एंड पे, यहाँ पे 3 सेल बनेंगे और बीच में जो सेंट्रल सेल होगा उनके पास क्या होंगे? 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, उनके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे पूरी तरीके से एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक को देखेंगे कि जो माइकोपाइलर एंड होगा उनके पास क्या होंगे? से यहाँ पे 2 सिनर्जिड होंगे जिनके पास क्या होगा? 2 उनके खुद के न्यूक्लियस होंगे आगे की तरफ और बड़े से वैक्यूल होंगे। इसके अलावा उनके पास क्या होगा? थिकनिंग हो जाएगी, सेल वॉल की थिकनिंग हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं फिली फॉर्म apparatus जो गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब का, ठीक है। इसके अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर हम एक सेल की बात करते हैं तो एक सेल का न्यूक्लियस क्या होता है? ऊपर होता है, वैक्यूल नीचे होते हैं। अगर हम बात करते हैं एंटीपोडल की तो ये चलाइजा एंड पे होते हैं, ठीक है। सबकी पोलैरिटी क्या है? यहाँ पे हैप्लॉइड है सब, ठीक है, यन है, ठीक है। फिर देखते हैं कि जो बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? उनके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं, लेकिन वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं? सेंट्रल सेल में होते हैं, ठीक है। उनकी भी पोलैरिटी क्या होती है? यन होती है, मीन्स हैप्लॉइड होती है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट जो है 3 + 3 नहीं 3 + 2 + 3 ये होगा, ठीक है, अरेंजमेंट। क्योंकि 3 यहाँ है, 3 यहाँ पे बोल सकते हैं न्यूक्लियस है, 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 यहाँ पे। आप देखेंगे कि आपके पास न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लियस है। लेकिन सेल कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ा सा सेल जिसके अंदर कौन प्रेजेंट है? आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होगा 8 न्यूक्लियस 7 सेल होंगे। तो यहाँ पे यही दिया गया है कि जो लार्ज सेल होगा उसके पास यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म होंगे, ठीक है। जो एमएमसी है, मिस मेगास्पोर मदर सेल है, मियोसिस कर रहा है तो 4 यहाँ पे क्या बना रहे हैं? मेगास्पोर टेट्राड बना रहे हैं, ठीक है। जिनका पोलैरिटी आपको पता रहना चाहिए कितने हैं? हैप्लॉइड है, हाफ है मेगास्पोर मदर सेल से। फिर जो 3 जो होंगे डीजनरेट हो जाएंगे, माइकोपाइलर एंड वाले जो चलाइजा एंड वाले होंगे वो फंक्शनल होंगे और उसी फंक्शनल मेगास्पोर से क्या बनने वाला है? फीमेल गैमेटोफाइट में एम्ब्रियो सैक बनेगा। इस टाइप के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये पोलैरिटी आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसके न्यूक्लियस में क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मीन्स माइटोसिस होगा। 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 से 4 फिर 4 से 8 बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंशियल माइटोसिस होगा जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा 4 न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद 8 न्यूक्लियस, अल्टीमेटली 8 न्यूक्लियस तो बने लेकिन इनके ऊपर अब धीरे धीरे क्या आने लगेगा? सेल वॉल आना स्टार्ट होगा। कितने के पास आएगा? 8 न्यूक्लियाई के पास, 8 में से आपको 6 न्यूक्लियाई के पास क्या आएगा? यहाँ पे सेल वॉल आना स्टार्ट होगा, ठीक है। बाकी 2 रिमेनिंग जो होंगे उनको क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई होंगे, वो एग अपरेटस के नीचे प्रेजेंट होंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि जो पोलर न्यूक्लियाई है इनका लोकेशन कहाँ है? इनका लोकेशन है एग अपरेटस के नीचे, मीन्स एग अपरेटस कहाँ है? माइकोपाइलर एंड के हैं तो उनके नीचे कौन आएगा? हमारा पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा, ठीक है।
किसमें प्रेजेंट होगा, सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होगा। अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक बताया गया एम्ब्रियो साइट के अंदर कि जो माइक्रोपायरेट है इनके पास क्या है, एग अपरेटस है, तो यहाँ पे एक एग सेल होगा पीछे के साइड, 2 सिनर्जिड आगे के साइड होंगे, उनके पास क्या होगा, सेलुलर थिकनिंग होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, जो हेल्प करेंगे पॉलन ट्यूब को एंट्री कराने में, किसमें, एम्ब्रियो साइट में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं जो चलाइजाइन उनके पास 3 सेल होते हैं, एंटीपोडल होते हैं, और जो सेंट्रल सेल होगा, बड़ा सा जो सेल होगा, उनके पास क्या देखने को मिलेंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो आपको अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेगा कि एक मैच्योर एम्ब्रियो साइट के अंदर आपको 8 न्यूक्लियस 7 सेल देखने को मिलेंगे। तो आप याद रखेगा कि जो माइक्रोपायरेट है वहाँ पे क्या है, एग अपरेटस है, 2 यहाँ पे क्या है, सिनर्जिड, 1 यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा एग, और उसके जस्ट नीचे कौन प्रेजेंट है, एनसीईआरटी उल्टा बनाता है, ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, किसके जस्ट नीचे प्रेजेंट है, एग अपरेटस के। इनका लोकेशन याद रखना, ठीक है। और चलाएगा इन पे क्या होंगे, एंटीपोडल होंगे। तो आप देखिएगा कितने न्यूक्लियस हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लियस हुए। और जब सेल वॉल आया तो देखिए 1 2 3 सेल हुए, 4 5 6 सेल हुआ, और बड़ा सा एक सेल हुआ, ये क्या हो गया, 7 सेल। तो यहाँ पे बोल सकते हैं मैच्योरिटी पे 8 न्यूक्लियस 7 सेल होते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल हम लोग पॉलिनेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।